अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओ क्लॉक। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीरियन सिविल वॉर पे और मैं कोशिश करूंगी कि इस वॉर को कहानी के अंदाज में समझाऊं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। कुछ नहीं समझ आता कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसके अगेंस्ट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 2011 से सीरिया में कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये प्रोटेस्ट अरब स्प्रिंग और अरब अपराइजिंग का ही पार्ट होते हैं। अरब स्प्रिंग एक्चुअल में सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है जो मिडिल ईस्ट में अपने अथॉरिटेटिव रूलर्स के खिलाफ शुरू होते हैं। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट तब होते हैं जब तुनीसिया में गुर्बत और रुसवाई के मारे शख्स मोहम्मद बूज़ीज़ी खुद को सबके सामने आग लगा लेता है। इन्हीं प्रोटेस्ट के नतीजे में तुनीसिया के प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ इजिप्ट में हुस्ने मुबारक को, लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी को और यमन में अली अब्दुल्ला सालेह को हटा दिया जाता है। प्रोटेस्ट तो सीरिया में भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन सीरियन प्रेसिडेंट बशरुल असद ईद का जवाब पत्थर से देते हैं। यानी बशरुल असद इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर खोल देते हैं, लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं। इस तरह ये रेबल्स और तैश में आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पीसफुल प्रोटेस्ट सिविल वॉर में बन जाता है। अब सीरिया में एक तरफ रेबल्स हैं जिन्होंने मिलके फ्री सीरियन आर्मी अपना ग्रुप बना लिया है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, बशरुल असद को हटाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बशरुल असद खुद है जो अपना तख्त बचाने के लिए आम लोगों से लड़ रहा है, यानी कि रेबल से लड़ रहा है। इन रेबल्स में ज़्यादातर सुन्नी मेजॉरिटी शामिल है, क्योंकि सीरिया सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, जबकि बशरुल असद का ताल्लुक शिया अलवाइट से है। और यूं अनफॉर्चुनेटली ये इशू एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। कुर्ड्स सीरिया में लार्जेस्ट एथनिक मिनॉरिटीज हैं जो अपनी आइडेंटिटी और अपनी स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कुर्ड्स ना तो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो रेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि जिस मुल्क के ऐसे हालात होंगे जहाँ पे शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, आम अवाम और हुकूमत के दरमियान शदीद तनाव होगा, तो ऐसी सिचुएशन में नॉन स्टेट एक्टर्स को बाआसानी मौका मिल सकता है कि वो आए और मौके से फ़ायदा उठाएं, अपना इंटरेस्ट हासिल करें। जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अल-कायदा और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप सीरिया में दाखिल हो चुके हैं और अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इतना तो हमें पता होगा ना कि टेररिस्ट ग्रुप्स बेसिकली क्या करते हैं। वो आम आवाम को, मासूम आवाम को डराते हैं, उन्हें मारते हैं और अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। तो सीरिया में भी कुछ यही सिचुएशन है कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस तो थे ही, लेकिन अब सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। वहाँ के लोग, वहाँ के आम आवाम रेबल्स बन चुकी है, अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ रही है। तो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में किसी भी मुल्क के हालात अच्छे तो हो नहीं सकते। तो ऐसे ही हालात मौका देते हैं दूसरे नॉन स्टेट्स एक्टर्स को, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स को, कि वो आए और सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दें। अगर मैं अब तक की सिचुएशन को कंक्लूड करूं तो यूं करूंगी कि एक तरफ सीरिया के आम लोग हैं, सीरियन रेबल्स हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, अपनी हुकूमत को यानी बशरुल असद की हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बशरुल असद खुद है जो अपना तख्त बचाने के लिए इन रेबल्स के ऊपर फायर खोल रहा है और इन रेबल्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कुर्ड्स सीरिया में लार्जेस्ट एथनिक मिनॉरिटीज हैं। सीरिया की ऐसी सिचुएशन को देख के अब कुर्ड्स भी खड़े हो गए हैं अपनी राइट्स के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए।
कुर्द्स ना तो बशर अल असद की हुकूमत के साथ हैं, ना तो रेबल्स के साथ हैं, ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए खड़े होते हैं। यानी इन्हें अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए है। सीरिया की ऐसी सिचुएशन को देख के टेररिस्ट ग्रुप्स को मौका मिल गया और वो सीरिया में दाखिल हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी मुल्क के या किसी भी स्टेट के हालात अच्छे ना हो, कोई भी स्टेट अगर शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन भी अच्छी ना हो और ऊपर से अगर वहाँ पे सिविल वॉर चल रही हो, यानी आम आवाम और हुकूमत साथ ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे नॉन स्टेट्स एक्टर्स को मौका मिल जाता है, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स। अब ऐसी ही सिचुएशन में दूसरी फॉरेन पावर्स को भी मौका मिल जाता है कि वो आए और अपना इंटरेस्ट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्टेट बहुत आसानी से अपना इंटरेस्ट हासिल कर सकती है। अब मैं बात करूंगी कि कौन सी फॉरेन पावर्स यानी कौन सी स्टेट बशर अल असद की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और कौन सी स्टेट रेबल्स को सपोर्ट कर रही है। पहले मैं बात करती हूँ बशर अल असद की कि बशर अल असद की हुकूमत को कौन कौन सी स्टेट सपोर्ट कर रही हैं। बशर अल असद की हुकूमत का मेन सपोर्टर ईरान है, क्योंकि ईरान एक शिया स्टेट है और बशर अल असद का ताल्लुक भी शिया अलवाइट से है। ईरान सीरियन गवर्नमेंट को मिलिट्रीली भी सपोर्ट कर रहा है और अरबों की तादाद में इमदाद भी देता है। दूसरे नंबर पे है रशिया। रशिया भी सीरियन गवर्नमेंट यानी बशर अल असद की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया के सीरिया में अपने कुछ इंटरेस्ट हैं। रशिया सीरिया के जरिए मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। रशिया ने लताकिया में अपनी एयर बेस भी बना रखी है और सीरिया रशिया से अपने वेपन्स खरीदता है, यानी रशिया अपने वेपन सीरिया में बड़ी तादाद से एक्सपोर्ट करता है। थर्ड है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की भी शिया आइडियोलॉजीज हैं और ये बशर अल असद की हुकूमत को सपोर्ट करता है। अब बात करूंगी कि रेबल्स को कौन सी स्टेट सपोर्ट करती है। रेबल्स को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि बशर अल असद की हुकूमत को ईरान सपोर्ट करता है और ईरान एक शिया स्टेट है, तो इसके मुकाबले में सऊदी अरब रेबल्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी स्टेट है और इस मुकाम में आके ये कॉन्फ्लिक्ट एक सेक्टेरियन इशू बन जाता है। सीरियन रेबल्स को टर्की भी सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में कुर्द्स भी हैं। टर्की को कुर्द से मसला है और ये मसला इसीलिए है क्योंकि कुर्द्स एथनिक के लोग टर्की में भी पाए जाते हैं और टर्की को ये खतरा रहता है कि कहीं ये स्ट्रांग ना हो जाए और अपने अलग मुल्क के मुतालबे के लिए खड़े ना हो जाए। वैसे तो टर्की में कुर्द्स पीपल अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या अपने अलग स्टेट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन टर्की को ये डर है कि कहीं ये स्ट्रांग ना हो जाए और टर्की की हुकूमत के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। तो इसलिए टर्की सीरिया में इन्वॉल्व हो रहा है कुर्द्स को इनकाउंटर करने के लिए। 2014 में यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है टेररिस्ट ग्रुप्स को इनकाउंटर करने के लिए। शुरू में तो कुर्द्स ना तो किसी के अगेंस्ट होते हैं ना तो किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यूएसए कुर्द्स को हथियारात देता है ताकि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ लड़े यूएसए की बिहाफ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यूएसए और टर्की एक ही ग्रुप में हैं, यानी यूएसए और टर्की रेबल्स की साइड में हैं और बशर अल असद की हुकूमत को अगेंस्ट कर रहे हैं। लेकिन टर्की कुर्द्स को पसंद नहीं करता, जबकि यूएसए कुर्द्स को सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ऐसी सिचुएशन में सब यानी तमाम स्टेट्स सिर्फ अपना इंटरेस्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रेबल ग्रुप्स में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रेबल्स को ही दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो बेसिकली सिर्फ अपना इंटरेस्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रशिया बशर अल असद की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि रशिया सिर्फ और सिर्फ बशर अल असद का भला चाहता है। रशिया भी एक्चुअली अपना इंटरेस्ट हासिल कर रहा है सीरिया में।
اور یہ تمام گروپس اور یہ تمام اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، یعنی کہ اگر رشیا بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے تو رشیا ٹیررسٹ گروپس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ دوسری طرف یو ایس اے، ٹرکی اور سعودی عرب بھی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ بس اپنا انٹرسٹ حاصل کر رہے ہیں، سیریا میں جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ٹاپک سیرین سول وار آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا ہوگا، اب کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔